गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज केवल जनवट डाउट पूछना, वरना एक आवर सवाल में 40 मिनट निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है पंकज। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। So the last class we were discussing about, लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर की। वी वर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। पंकज, डाउट आपके? हाँ, आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना हमने शेयर तो कर दी ग्रुप में। बीपीपीएससी पोस्टपोन हो गया है। बीपीएससी इज पोस्टपोन्ड, वो ग्रुप पे डाल दिया था मैंने। अभी अनाउंस भी कर दिया मैंने। बाकी सारे लोग आ जाएंगे, लास्ट में अनाउंस भी कर दूंगा मैं। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर में हमने स्टार्ट कर लिया था कि सीवेज क्या होता है, हमने ये स्टार्ट कर लिया था सीवर क्या होता है, फिर हमने ये स्टार्ट कर लिया था सीवरेज सिस्टम क्या होती है, हमने ये देख लिया था कि सीवेज एवरेज क्वांटिटी में कितना प्रोड्यूस होता है, सीवेज के अंदर कौन सा सॉलिड कितनी प्रोपोर्शन में होता है, सीवेज की प्राइम इंप्योरिटी ऑर्गेनिक मैटर होती है और इट में भी डीकंपोज एरोबिकली एंड एनारोबिकली। ये कहानी हमने कर ली थी। दिस स्टोरी वी हैव डिस्कस। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। लगता नहीं इस ईयर कोई एग्जाम होगा। अच्छी बात है, फिर तो नेक्स्ट ईयर सारे एग्जाम आपके एक साथ लगेंगे लाइन में, विच इज गुड, क्योंकि आपकी तैयारी सारी एक साथ हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव चीज ही है, अगर आपका नहीं हो रहा तो आपको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है। तो जितने भी एग्जाम है वो सारे एक साथ हो जाएंगे अगले साल। ऑल द एग्जाम्स विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जनवरी से लेके मार्च के बीच में आपके नंबर ऑफ एग्जाम्स होंगे फिर। तो अभी इस टाइम को यूटिलाइज करो, यूटिलाइज दिस टाइम। तो जनवरी फरवरी मार्च में आपके कम से कम 7-8 एग्जाम हो जाएंगे। चलिए कंटिन्यू। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। बातें बहुत हो गई हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग जुड़ भी गए, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ज्वाइंड। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को टेक्निकली। नाउ स्टार्टिंग विद द इंजीनियरिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन टेक्निकल टर्म्स। So first of the point of reference, चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूं। Point of reference in engineering of wastewater is quality of wastewater. So first of the point of reference in engineering of wastewater is quality of wastewater. So quality of wastewater, तो जैसे हमने क्वालिटी निकाली थी रॉ वाटर की, वैसे ही हम क्वालिटी निकालेंगे वेस्ट वाटर की। On the same lines we'll find the quality of wastewater. तो पहला पॉइंट बोल रहा है quality of wastewater. So quality of wastewater is found. Quality of wastewater is found. Quality of wastewater is found with the help of. Quality of wastewater is found with the help of. With the help of indicators termed as. With the help of indicator termed as wastewater quality parameters. Termed as wastewater quality parameter. So termed as wastewater quality parameter. जैसे हमने रॉ वाटर में निकाली थी क्वालिटी, वैसे ही हम वेस्ट वाटर में निकालेंगे एज फॉलोस। तो एज फॉलोस, यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्वालिटी पैरामीटर इज फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। पहली कैटेगरी है फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी इज फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो पहले जो पैरामीटर अवेलेबल है फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, एंड ऑल द फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर आर सेम एज दैट ऑफ रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन दिस। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली सेम एज दैट ऑफ रॉ वाटर पैरामीटर्स। So same as that of raw water parameters.
तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हैं। मैं मेंशन कर देता हूं आपके समझ के लिए। सस्पेंडेड सॉलिड्स डिस्कस किया हुआ डिटेल में। तो सस्पेंडेड सॉलिड, so suspended solid, then turbidity, so turbidity, then color, then odor, then temperature. So all the physical wastewater quality parameter are same as that of raw water quality parameter with no change. सारी कहानी सेम चलती है। तो ये एनालिसिस तो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने रॉ वाटर में कर रखी है। तो कैसे एनालाइज करते हैं इन सबको वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने। तो फर्स्ट कैटेगरी कम्स आउट टू बी सेम, पहली कैटेगरी तो सेम है। विल टॉक अबाउट सेकंड कैटेगरी। सेकंड इज केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। सो केमिकल वेस्ट वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केमिकल वेस्ट वाटर, तो केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, so chemical waste water quality parameter. The first of the, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ऑडियो एंड वीडियो नहीं, सब ठीक है। चलो, so first of the chemical waste water quality parameter, so first of the chemical waste water quality parameter is also same. पहला जो केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो भी हमने रॉ वाटर में डिस्कस किया हुआ है, पर सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इसकी। तो फर्स्ट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। So first of the chemical waste water quality parameter is DO. अब DO की पूरी कहानी में रिपीट कर देता हूं, डिस्कस हमने कर रखा है रॉ वाटर के अंदर। क्या क्या डिस्कस किया हुआ है हमने रॉ वाटर में? पहला मैक्सिमम ऑक्सीजन, पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था हमने वहां पे वो ये था मैक्सिमम ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन which may be dissolved in water, which may be dissolved in water at any temperature। इसको हमने कल क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर। at any temperature is termed as saturation dissolved oxygen, is termed as saturation dissolved oxygen, is termed as saturation dissolved oxygen। तो DO सैचुरेटेड बोलते हैं। इसकी वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड है। फिर एक और जानकारी दी थी आपको, और क्या जानकारी दी थी? मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेस, टू बी मोर प्रिसाइज कोल्ड वाटर फिशेस, कोल्ड वाटर फिशेस इज 4 ppm। कम से कम 4 ppm की ऑक्सीजन होनी चाहिए पानी में फिश के सर्वाइवल के लिए। तो एक जानकारी दे दी आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एनी डेफिशिएंसी, सो एनी डेफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट सेज एनी डेफिशिएंसी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, so any deficiency of dissolved oxygen with respect to saturated dissolved oxygen, with respect to DO saturated, indicates the presence of, so indicates the presence of organic matter, indicates the presence of organic matter, so indicates the presence of organic matter। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, any deficiency of dissolved oxygen with respect to saturation dissolved oxygen will indicate the presence of organic matter। क्यों? अगर हमारे सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिस्टम में से ऑक्सीजन को यूज करेगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो स्टार्ट हो जाएगी, पर ये ऑक्सीजन कहां से कंज्यूम हो रही है? ये ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम हो रही है जो पानी में अवेलेबल थी, और पानी में मैक्सिमम कितनी अवेलेबल होती है? DO सैचुरेटेड। तो इसका मतलब अगर पानी के अंदर कमी मिली ऑक्सीजन की, किसके रिस्पेक्ट में? सैचुरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालोगे? इट इज इक्वल टू DO सैचुरेटेड माइनस DO प्रेजेंट इन द वाटर। तो जितनी भी DO अवेलेबल है पानी में वो निकाल लो, उसको घटा लो किसमें से? सैचुरेशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में से। आपको क्या मिल जाएगी? डेफिशिएंसी मिल जाएगी। और ये डेफिशिएंसी, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की पानी में, उतना ही ज्यादा क्या होगा पानी में? ऑर्गेनिक मैटर होगा। So more is the deficiency of the oxygen in the water with respect to saturation dissolved oxygen,
मोर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कंसेप्ट क्या लगा हुआ है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। दूसरा कंसेप्ट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग विल रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। इसका मतलब जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे पानी में से, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज हुए। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई, यानी उतना ही ज्यादा पानी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। हेंस डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर इज द इंडिकेटर ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब बात कहां पे आके रुक गई? बात आके रुक गई डीओ सैचुरेटेड के ऊपर और डीओ के ऊपर। दिस डीओ सैचुरेटेड, तो डीओ सैचुरेटेड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो डीओ सैचुरेटेड, तो बोलेंगे इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू which depends upon temperature, so which depends upon temperature। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है which depends upon temperature। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो डिपेंड कर जाती है टेम्परेचर के ऊपर। और डीओ ये कहां से आती है? इट इज फाउंड यूजिंग विंकलर्स टेस्ट। पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। इट इज फाउंड यूजिंग विंकलर्स टेस्ट। तो इसका मतलब हम पानी में डीओ निकालेंगे बाय परफॉर्मिंग द विंकलर्स टेस्ट। उसकी मदद से डेफिशिएंसी निकाल लेंगे। जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी आएगी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी में। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज द इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। तो ये हमें क्वालिटी बता रहा है वेस्ट वाटर की। अब इस पूरी कहानी को बता तो दिया मैंने आपको, अब अप्लाई करने के लिए आपको बोल रहा हूं। चैट एनेबल कर दिया मैंने, मुझे इसको अप्लाई करके बताइए कैसे। 2 सैंपल लेता हूं मैं पानी के। एक सैंपल है रॉ वाटर, तो एक सैंपल है रॉ वाटर। दूसरा सैंपल है वेस्ट वाटर, तो दूसरा सैंपल है वेस्ट वाटर। तो मैंने 2 सैंपल लिए पानी के, 2 सैंपल्स ऑफ वाटर आई हैव टेकन। मुझे ये बताओ ऑर्गेनिक मैटर रॉ वाटर में कितना होता है? ऑर्गेनिक मैटर रॉ वाटर में कितना होता है? इन रॉ वाटर सैंपल हाउ मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विल बी देयर? इन रॉ वाटर सैंपल ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा? मेहताब, अंकिता, उत्कर्ष, उत्कर्ष और कौन कौन है? कौन कौन थे ये? उत्कर्ष एक नाम चला गया बीच में से। फ्रॉम नालगोंडा, अच्छा फ्रॉम नालगोंडा, राहुल, अभिषेक, सबने गलत बताया है। ये देखो ये 45 केशव लखेरा। केशव क्या हो गया तुम्हें? नेग्लिजिबल होता है, तो इट इज नेग्लिजिबल इन दी वाटर। तो रॉ वाटर के सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नेग्लिजिबल होती है, तो नेग्लिजिबल होगी। तो नेग्लिजिबल, नॉट अलाउड। अरे नेग्लिजिबल होती है, नॉट अलाउड होती है ट्रीटेड वाटर में। वेस्ट वाटर में कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर? वेस्ट वाटर में कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर? वेस्ट वाटर में होता है एक्सेस में। तो वेस्ट वाटर में होता है एक्सेस के अंदर, तो वेस्ट वाटर में होता है एक्सेस के अंदर। तो आप बोल सकते हो इन्फिनिटी है, यू कैन से इन्फिनिटी, सो इट इज इन एक्सेस। क्लियर है चीज? ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी कौन बताता है हमें? ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी कौन बताता है हमें? ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी कौन बताती है? डेफिशिएंसी बताती है ऑक्सीजन की, डीओ नहीं बताती है, डेफिशिएंसी बताती है ऑक्सीजन की। तो जानकारी ऑर्गेनिक मैटर की हमें डेफिशिएंसी बताएगी। तो मुझे ये बताओ रॉ वाटर में डेफिशिएंसी कितनी मिलेगी आपको? रॉ वाटर में डीओ की डेफिशिएंसी कितनी मिलेगी आपको? देखो फिर से 0। अरे नेग्लिजिबल मिलेगी ना, जब ऑर्गेनिक मैटर नेग्लिजिबल है तो डेफिशिएंसी भी तो नेग्लिजिबल आएगी। उसी तरीके से वेस्ट वाटर में डेफिशिएंसी कितनी मिलेगी आपको? वेस्ट वाटर में डेफिशिएंसी कितनी मिलेगी? एक्सेस में मतलब कितनी मिल सकती है? वेस्ट वाटर में तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, डेफिशिएंसी हम बोलेंगे मैक्सिमम मिलेगी। यू विल फाइंड मैक्सिमम। इंफिनिटी तो ऑक्सीजन ही नहीं है बाबा। कौन है इंफिनिटी वाला? पंकज। मतलब मेरा एक वर्ड उठा लिया ऊपर से, आगे चिपका दिया, इंफिनिटी मिलेगी। इंफिनिटी तो डीओ ही नहीं है पानी में, तो डेफिशिएंसी इंफिनिटी कैसे मिल जाएगी? मैक्सिमम डेफिशिएंसी मिलेगी आपको वेस्ट वाटर के अंदर। तो इसका मतलब फिर रॉ वाटर में डीओ कितना होगा? तो फिर रॉ वाटर में डीओ कितना मिलेगा हमें? रॉ वाटर में डीओ कितना मिलेगा? क्लोज टू डीओ सैचुरेटेड। बिल्कुल सही बात है जिसने भी जवाब दिया। तो विल से स्लाइटली लेस देन डीओ सैचुरेटेड, क्योंकि डेफिशिएंसी नेग्लिजिबल है, तो स्लाइटली लेस देन डीओ सैचुरेटेड, तो जस्ट लेस देन डीओ सैचुरेटेड। और अगर आपको डाटा नहीं गिवन है, आप क्या मान लोगे? अनवर नेग्लिजिबल नहीं होगा, डीओ सैचुरेटेड से थोड़ा सा कम होगा। अगर डेफिशिएंसी नेग्लिजिबल है तो डीओ कितना हुआ? डीओ सैचुरेटेड से थोड़ा सा कम हुआ, तो हम सैचुरेटेड मान लेंगे।
उसी तरीके से वेस्ट वाटर में डीओ कितना मिलेगा, वेस्ट वाटर में डीओ कितना मिलेगा, वेस्ट वाटर में डीओ कितना मिलेगा, वेस्ट वाटर में डीओ मिलेगा नेग्लिजिबल, वेस्ट वाटर में डीओ मिलेगी नेग्लिजिबल। हम कितना मान लेंगे, हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, विल अज्यूम द वैल्यू टू बी 0। तो आपको ये चीजें अप्लाई करनी पड़ जाएंगी सवालों के अंदर, यू टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इन योर प्रॉब्लम्स। तो डीओ इंडिकेटर है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये क्वालिटी बता रहा है वेस्ट वाटर की। सो डीओ इज द इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो इट इज इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। नेग्लिजिबल बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। डेफिशिएंसी बताएगी कि कितना ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, कितना बचा है, कितना बचा है उसे कैसे पता चलेगा, कितना बचा है उसके लिए भी आगे टेस्ट करेंगे, उसके लिए भी आगे क्वालिटी निकालेंगे शशांक, दैट विल फाइंड। डीओ इनिशियल क्या होता है, जो इनिशियली प्रेजेंट हो यूजर, विच इज इनिशियली प्रेजेंट इन दी सिस्टम। परमिसिबल वैल्यू भी आगे आएंगे, चीनू, चीनू विल डिस्कस दी परमिसिबल वैल्यूज। सर टेम्परेचर का बता दो, टेम्परेचर का क्या बता दूं आदर्श, सवाल तो पूरा लिखा करो, टेम्परेचर का बता दो। अब टेम्परेचर का क्या बताऊं, आधा सवाल लिखोगे फिर मैं आपसे बोलूंगा पूरा सवाल बताओ, फिर आप पूरा सवाल पूछोगे, टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा पूरा। टेम्परेचर का क्या बताऊं, डीओ सैचुरेटेड के प्रोपोर्शनेट। हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डीओ सैचुरेटेड कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो डीओ सैचुरेटेड ज्यादा होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। डीओ सैचुरेटेड टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर ही डिफाइंड होता है, नहीं, डीओ सैचुरेटेड हर टेम्परेचर पे पता होता है, जरूरी थोड़ी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा। क्लियर है चीज। सर डीओ मैक्सिमम 20 डिग्री पर होता है, ये क्या क्या बोलते जाते हो, कौन है ये विद्वान कौन है इतना कि डीओ सैचुरेटेड मैक्सिमम 20 डिग्री पे होता है, ये कौन है ये, हाँ लवेश है मेरे ख्याल से। लवेश, ये सारी बातें कहां से आती हैं आपके दिमाग में, फ्रॉम वेयर यू गेट ऑल दीज पॉइंट्स, नहीं लव कुश, ये सारी बातें कहां से सीख के आते हो आप कि 20 डिग्री पे मैक्सिमम होती है ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू कहां से आई। DO saturated is only function of temperature. No, saturated DO is dependent upon n number of factors. Saturated DO n number of factors के ऊपर dependent होती है. So not only temperature, it also depends upon the concentration of salt. अभी कल परसों मैंने बताई तो थी ये बात, अभी सैटरडे को जब क्लास हुई थी मैंने आपको DO के बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे जो डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, n number of factors I have discussed. So n number of factors को मैंने डिस्कस कर रखा है इसमें। Is there any maximum value of DO saturated? टेम्परेचर बढ़ाओगे DO सैचुरेटेड कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाओगे DO सैचुरेटेड बढ़ती जाएगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, वो तो पता ही है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेट भी स्लो हो गया यहाँ पे। आगे बढ़े, टेम्परेचर सॉल्ट में, हाँ सारी बातें बताई हुई हैं आपको, ये ऑल दी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, ये सारे पॉइंट डिस्कस किया हुआ है हमने। प्रोसीड करूं आगे, चलिए डिसेबल चैट, सो डिसेबल चैट, चलो आगे करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर, सो नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर, नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी चैट खोल के बता देता हूं, सुबह से आप ये डिस्कस भी कर रहे थे अपने ग्रुप पे, और 90% लोग गलत डिस्कस कर रहे थे इस चीज को। अब ध्यान से सुनना इसे, आप एक सवाल चला रहे थे ग्रुप के ऊपर अभी सुबह से, COD या THOD वाला, वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो ग्रुप पे मैंने इंटरफेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि आज ये टॉपिक करना था, इसलिए मैंने वहां पे कुछ बोला ही नहीं था, हेंस आई हैव नॉट सेड एनी पॉइंट देयर। इसको भी देख लो, उस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। सो नेक्स्ट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर, नेक्स्ट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर कौन सा है? दूसरा। सो नेक्स्ट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So next of the quality parameter is chemical oxygen demand, COD. अब क्या होती है COD? It is the amount of oxygen required. It is the amount of oxygen required for decomposition of both biodegradable and non-biodegradable organic matter present in the system. Non-biodegradable organic matter present in the system. ध्यान से सुनना, COD का मतलब क्या होता है? COD का मतलब होता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्यों बोला इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? इसको भी समझ सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है बायोलॉजिकली एंड केमिकली। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। फिर कैसे डिकम्पोज हो सकता है ये? इट कैन बी डिकम्पोज केमिकली। इसका मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैटर कैसे डिकम्पोज होता है? इसका मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है केमिकली। तो पूरे ऑर्गेनिक मैटर को केमिकली डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोल देंगे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेटर हो गया किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। इट मींस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो पीछे कोई बोल रहा था कि सर जो ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है उसे कैसे पता करेंगे? ये बताएगा हमें। तो सीओडी हमें ये बताएगा कितना ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है सिस्टम के अंदर। इट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सिस्टम। तो ये मतलब होता है सीओडी का। अब हम सीओडी को निकालते कैसे? हाउ डू वी फाइंड सीओडी? सो हाउ डू वी फाइंड सीओडी? अब इसका टेस्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सीओडी इज डिटरमाइंड। सो सीओडी इज डिटरमाइंड। तो सीओडी इज डिटरमाइंड। So COD is determined by diluting the known volume of, by diluting the, और पूरा टेस्ट लिख देता हूं मैं। तो COD is determined by, so COD is determined by adding potassium dichromate and sulfuric acid in the sample of the water to be tested, and noting potassium dichromate left कई बार KMnO4 भी यूज कर लेते हैं। KMnO4 लेफ्ट after decomposition of organic matter, by titration. So by titration. अब मैंने ऊपर तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब डिटेल में समझा रहा हूं सीओडी को निकालते कैसे। ध्यान से सुनना पूरी कहानी को। हाउ डू वी फाइंड सीओडी, क्योंकि इसी में डाउट पूछोगे आगे। धीरे धीरे पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी टेक द वाटर सैंपल। हम पानी का सैंपल उठाते हैं। पानी के सैंपल के अंदर मेरा एम क्या है? पानी के सैंपल के अंदर मुझे ये निकालना कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है। पर हम ऑर्गेनिक मैटर को नहीं निकाल के क्या निकाल रहे हैं? कितना ऑक्सीजन लग रहा है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सीओडी। तो पानी के सैंपल के अंदर मुझे ये कैलकुलेट करना है कितना ऑक्सीजन लग रहा है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए।
अब कैसे निकालते हैं? इस पानी के अंदर हम डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, कई बार पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर लेते हैं। तो पानी में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, तो क्योंकि हमने डाला है, मुझे पता है कितनी इसकी क्वांटिटी है, सो वी एड x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैंने x ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के डाल दिए पानी में। साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाते हैं, तो साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। क्यों? अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है, जो वेस्ट वाटर का सैंपल है, तो जो वेस्ट वाटर का सैंपल है हमेशा एल्कलाइन होता है। तो फ्रेशली ऑब्टेन्ड सैंपल ऑफ सीवेज इज ऑलवेज एल्कलाइन। तो हम इस पानी के सैंपल को एसिडिक बनाते हैं ताकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर और बढ़ जाए। तो इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज फर्दर इंक्रीज्ड। फिर इस सैंपल को हीट भी किया जाता है। इस सैंपल को हीट करते हैं ताकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और बढ़े, यानी डीकंपोजिशन स्पीड अप हो जाए 2 से लेकर 3 घंटे तक। फॉर 2 to 3 आवर्स वी हीट दिस सैंपल। हमने सैंपल को हीट किया। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? जाके इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर डालता है, और इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन यूज होती है, जो ऑक्सीजन इसके खुद के पास है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट x ग्राम इक्विवेलेंट डाला, डिकम्पोजिशन पूरी हो गई 2-3 घंटे में। 2-3 घंटे बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट बच गया। सो आफ्टर 2 to 3 आवर्स, वो 2 to 3 आवर्स हमने इसको हीट किया, तो इट इज बीइंग हीटेड। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट बच जाती है। सो K2Cr2O7 इज लेफ्ट। तो ये K2Cr2O7 बच गई है, और कितनी बच गई है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है। दिस वी हैव टू फाउंड हाउ मच ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट इज लेफ्ट। लेट अस सपोज ये है y ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज नोन टू अस। मैं इसको मार्क कर देता हूं ऊपर, ये नोन है। क्यों नोन है? क्योंकि ये हमने ऐड करी है। दिस इज टू बी फाउंड, दिस इज टू बी फाउंड, ये हमें निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट? ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सैंपल बचा हुआ है, सो K2Cr2O7 जो बची हुई है, इसमें हम डाल देते हैं फेरोइन। तो इसमें हम डाल देते हैं फेरोइन। कितनी बची हुई है? y ग्राम इक्विवेलेंट बची हुई है। तो y ग्राम इक्विवेलेंट इज लेफ्ट। ये जाके फेरोइन से रिएक्ट करती है, और फेरोइन होती है इंडिकेटर। फेरोइन इज एन इंडिकेटर। फेरोइन जाके बचे हुए पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करती है और बना लेती है ब्लू ग्रीन सैंपल। So it leads to the formation of blue green water sample. So blue green water sample. तो blue green पानी का सैंपल बन जाता है। So it leads to the formation of blue green water sample. So it leads to the formation of blue green water sample. So blue green water sample. सो ब्लू ग्रीन वाटर सैंपल। अब इस ब्लू ग्रीन पानी के सैंपल की हम टाइट्रेशन कराते हैं। तो ब्लू ग्रीन पानी के सैंपल की टाइट्रेशन कराते हैं। सो टाइट्रेटेड, तो इज टाइट्रेटेड विद फेरस अमोनियम सल्फेट। तो टाइट्रेट यूज दिस फेरस अमोनियम सल्फेट। अब क्या नोट करते हैं हम टाइट्रेशन में? व्हाट डू वी नोट? वी नोट द वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। सो वी नोट द वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट required to turn the sample into red brown. So required to turn the sample into red brown. इसका मतलब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या है? हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है जब हमारा ब्लू ग्रीन सैंपल रेड ब्राउन सैंपल में कन्वर्ट हो जाए। हम टाइट्रेशन को बंद करते हैं, वॉल्यूम नोट कर लेते हैं। वी नोट दी वॉल्यूम। हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है। फेरस अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं 0.2 नॉर्मल। तो ferrous ammonium sulfate uses 0.25 normal. So 0.25 normal ferrous ammonium sulfate. तो it is titrated with 0.25 normal ferrous ammonium sulfate. तो इसकी हमने टाइट्रेशन करा दी। तो titrated with 0.25 normal ferrous ammonium sulfate. इसका मतलब मुझे वॉल्यूम नोट करता, तो वॉल्यूम नोट किया। हमें इसकी नॉर्मेलिटी पता है, क्या निकाल लेंगे इसका? ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। So gram equivalent of ferrous ammonium sulfate used will be how much? 0.25 divided by 1000 into volume. Same will be the gram equivalent of oxygen, और अभी ऑक्सीजन नहीं लिख रहा हूं। Same will be the gram equivalent of potassium dichromate left. तो potassium dichromate left कितने? Y, इसको मैंने Y बोल दिया था। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट फेरस अमोनियम सल्फेट के यूज हो गए सैंपल को रेड ब्राउन करने में,
उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके बचे हुए थे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के बचे हुए थे। अब बचे हुए पोटेशियम डाइक्रोमेट के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 used, gram equivalent of K2Cr2O7 used to decompose organic matter, तो used to decompose organic matter कितने यूज हो गए? X माइनस वाई। और जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूज हो गए, सेम आर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, यही ग्राम इक्विवेलेंट्स है ऑक्सीजन के। इसको मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से, यू विल गेट सीओडी। ये क्या कहलाती है? सीओडी कहलाती है। तो सेम इज टर्म्ड एज सीओडी। तो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीओडी को निकालने के लिए। इसका मतलब सीओडी निकाली जाती है बाय टाइट्रेशन। वी परफॉर्म दिस टाइट्रेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल। तो सीओडी क्या होती है पहले वो बता दिया, सीओडी को हम कैसे निकालते हैं वो बता दिया। हाउ टू फाइंड सीओडी दैट आई हैव डिस्कस। चैट को अनेबल कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, अगर इस टाइट्रेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। If you have any doubt in this titration, you may ask. So अगर टाइट्रेशन के अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज पिछले पेज को शो कीजिए, पिछले पेज को शो किया, ये रहा। सर दिस इज ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू एल्गी। सुमित कुमार कुछ भी मत बोलो, एल्गी कहां से आ गई इसके अंदर? हाउ कम एल्गी इस टेस्ट में आ गई है? वाई की वैल्यू लेफ्ट ऑर्गेनिक मैटर रिप्रेजेंट करेगी? नहीं, वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट की बची हुई क्वांटिटी है। वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट की बची हुई क्वांटिटी है। फेरोइन के बाद रिपीट कर दीजिए, फेरोइन डालने के बाद हमारा सैंपल हो जाता है ब्लू ग्रीन। फिर हम इसकी टाइट्रेशन कराते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। तब तक टाइट्रेशन कराते हैं जब तक सैंपल रेड ब्राउन नहीं हो जाए। जैसे ही सैंपल रेड ब्राउन हुआ, टाइट्रेशन को बंद किया, वॉल्यूम नोट कर लिया फेरस अमोनियम सल्फेट का, वॉल्यूम नोट कर लिया, इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ नॉर्मेलिटी। जितने इक्विवेलेंट हमारे यूज हुए फेरस अमोनियम सल्फेट के, उतने इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के बचे हुए थे। तो वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वाई। X minus y is the amount of organic matter। हाँ, X minus y is the amount of organic matter। X minus y amount of organic matter है। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना और सर if we use KMnO4 we use the same ferroin indicator। नहीं, इंडिकेटर बदल जाएगा। इफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कंप्लीटली यूज्ड तो आपको दोबारा टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा यूज हो गया है तो दोबारा टेस्ट परफॉर्म करो, अगेन परफॉर्म द टेस्ट। तो y की वैल्यू 0 आएगी, दोबारा टेस्ट परफॉर्म करो। फिर बुरी कहानी। व्हाट हैपेंस टू इनऑर्गेनिक मैटर? इनऑर्गेनिक मैटर का कोई रोल ही नहीं है अभी तक। सीओडी में इनऑर्गेनिक मैटर का कोई रोल नहीं है। प्रॉपर्टी है फ्रेश सीवेज की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश सीवेज। अरे रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर नहीं है एक्स वाई। एक्स माइनस वाई इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड फॉर डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको डीकंपोज करने के लिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हुआ वो है एक्स माइनस वाई। कुछ भी उठा के पूछते जाते हैं। अब डाउट को बंद करो, जो मेन चीज बतानी है उसको रेफर करते हैं। रेफर द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड। ध्यान से सुनना इसे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इज सच अ स्ट्रॉन्ग oxidizing reagent, is such a strong oxidizing reagent that in some cases
that in some cases, along with the decomposition of, along with the decomposition of, along with the decomposition of organic matter, it also carries out decomposition of, it also carries out decomposition of certain inorganic matter, certain inorganic matter, resulting in resulting in resulting in resulting in higher oxygen demand, higher oxygen demand than COD, termed as dichromate demand. So termed as dichromate demand. Refer the entire story. So again a very important point from your understanding purpose. आपके समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अब क्या है चीज? पोटेशियम डाइक्रोमेट इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कि जब आप इसको पानी में डालते हो टेस्ट के टाइम पे, तो मैंने इसको पानी में डाला टेस्ट के टाइम पे, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कि ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक को भी डिकम्पोज कर डालता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के बाद बची, यानी वाई, ये एक्चुअल से ज्यादा बचेगी या कम बचेगी? अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ने ऑर्गेनिक मैटर के साथ कुछ इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज कर दिया, तो हमने बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज इज x माइनस वाई. तो जो बची हुई पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक्चुअल से ज्यादा है या कम है? ये एक्चुअल से कम बची. इसका मतलब जो आपने ऑक्सीजन की डिमांड निकाल ली यहां से, आपने जो ऑक्सीजन की डिमांड निकाल ली यहां से, ये क्या निकल के आ गई? आपने जो ऑक्सीजन की डिमांड निकाल ली यहां से, ये ज्यादा निकल के आ गई. कहने का मतलब है किससे ज्यादा निकल के आ गई? ये ज्यादा किससे निकल के आ गई? हाँ, एक्चुअल क्या सीओडी से ज्यादा निकल के आ गई. कहने का मतलब है ये टेस्ट हमें सीओडी नहीं देता. ये टेस्ट हमें जो भी ऑक्सीजन डिमांड देता है वो होती है डाइक्रोमेट डिमांड. तो ये टेस्ट हमें डाइक्रोमेट डिमांड निकाल के देता है. और डाइक्रोमेट डिमांड का मतलब क्या है? डाइक्रोमेट डिमांड का मतलब है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डीकंपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर. और मुझे इनऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन की ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी. I don't require the oxygen for decomposition of the inorganic matter. पर इस टेस्ट में वो चीज भी जुड़ी हुई होगी. तो मुझे तो बस क्या चाहिए थी? मुझे तो बस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए थी, पर कुछ और ऑक्सीजन भी आ गई. तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टेस्ट में डाइक्रोमेट डिमांड निकल के आती है विच इज इक्वल टू सीओडी प्लस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर. तो इसमें वो ऑक्सीजन भी आ जाती है जो कुछ इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है. तो ये टेस्ट हमें सीओडी नहीं बताता. दिस टेस्ट डज नॉट गिव्स द वैल्यू ऑफ सीओडी. क्लियर है? आता की कहानी रिपीट करना है इस पर कुछ? तो मैंने टेस्ट तो परफॉर्म किया था सीओडी निकालने के लिए, पर सीओडी नहीं आ रही है, डाइक्रोमेट डिमांड आ रही है. क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मैं सीओडी को डाइक्रोमेट डिमांड मान लूं, अगर मैं सीओडी को डाइक्रोमेट डिमांड मान लूं, मैं एक्चुअल से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बता दूंगा या कम बता दूंगा? अगर मैं सीओडी को डाइक्रोमेट डिमांड मान लूं, मैं एक्चुअल से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बता दूंगा, कम बता दूंगा? आई विल रिपोर्ट मोर ऑर्गेनिक मैटर देन एक्चुअल. इसका मतलब यह हुआ कि मैं सेफ साइड पे चला गया. तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर है 10 मिलीग्राम, मैं बोल रहा हूं 15 मिलीग्राम है, तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा 15 मिलीग्राम को हटाने के लिए. इसका मतलब 10 मिलीग्राम तो हटेगा ही हटेगा. इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि इस टेस्ट में एरर है, और इस टेस्ट में एरर से हमारे ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए हम यही टेस्ट यूज करते हैं सीओडी को निकालने के लिए. तो दो अलग अलग बातें हैं. मैंने ये टेस्ट भले ही यूज कर लिया है सीओडी को निकालने के लिए, पर सीओडी नहीं आई है, सीओडी से ज्यादा वैल्यू आई है. अगर मैं उसी वैल्यू के बिहाफ पे ट्रीटमेंट कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ट्रीटमेंट के अंदर, इसलिए मैं यही टेस्ट यूज करता हूं. पर आपको ध्यान रखना है कि इस टेस्ट में सीओडी नहीं आती है, सीओडी से ज्यादा वैल्यू आती है, जिसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट डिमांड, व्हिच इज टर्म्ड एज डाइक्रोमेट डिमांड.
अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से, अभी तक की कहानी में, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्लियर है पूरी कहानी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? अरे इनऑर्गेनिक मैटर कितने करा दिए पीछे, आयरन है, मैग्नीज है, सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये इनऑर्गेनिक मैटर ही तो है। ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक मैटर। तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन हो गई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो गई। सो ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक वी नीड मोर क्रोमेट। यार कुछ भी स्टेटमेंट मत दिया करो, ट्रीटमेंट के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। अगर हम KMnO4 यूज करेंगे तब क्यों बोलेंगे डाइक्रोमेट डिमांड? इसको डाइक्रोमेट डिमांड तो इसलिए बोला ना क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ने ही ऑक्सीजन को यूज किया, वो हमारी पोटेशियम पर मैग्नेट एग्जाम डिमांड हो जाएगी, दैट विल बी पोटेशियम पर मैग्नेट डिमांड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हमने ये बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कि ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक को भी डिकम्पोज करता है, पर पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो हमने टेस्ट करने वक्त, अब ध्यान रखना, हमने टेस्ट करते क्या क्या किया, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को डाला, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा दी सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, फिर सैंपल को हीट भी कर दिया, तब भी पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक मैटर को पूरा डिकम्पोज करा पाना पॉसिबल ही नहीं होता, चाहे कुछ भी डाल दो पानी में। तो अभी तक इंसान के पास कोई तरीका नहीं है जिससे वो 100% ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करा दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रैक्टिकली सीओडी निकालने की कोशिश करोगे भी तब भी सीओडी नहीं निकल के आएगी, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक मैटर कभी डिकम्पोज नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर बच ही जाता है। क्लियर है चीज? अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? So what is COD? What does COD indicates? How it is found? Each and every point we have discussed. सारे पॉइंट बता दिए इसके। चलो, so continue. Continue. Next point of reference. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस DO हो गया, COD हो गया। तीसरा पॉइंट जो आपके अभी डाउट को क्लियर करेगा, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, THOD। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या होती है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, if the type and concentration of organic matter present in the system is known, organic matter present in the system is known, then oxygen required for its decomposition can be found theoretically and is termed as THOD। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जनरली COD comes out to be less than THOD as complete decomposition of organic matter does not takes place
does not takes place during test practically, during test practically, during test practically, but for all practical purposes, but for all, but for all practical purposes, it is considered, it is considered to be equal to THOD. It is considered, it is considered equal to THOD. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। तो पूरी कहानी क्या बोल रही है? पूरी कहानी ये बोल रही है कि if the type and concentration of the organic matter present in the system is known to us, अगर हमें ये पता हो कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर कितनी कॉन्सेंट्रेशन में सिस्टम में है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हम निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली, और इसको हम बोल देंगे THOD। और ये भी इंडिकेटर होगा ऑर्गेनिक मैटर का। दिस विल ऑल्सो बी द इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल। लेट अस सपोज हमारे सिस्टम में 1000 मिलीग्राम पर लीटर, हमारे सिस्टम में 1000 मिलीग्राम पर लीटर, मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे सिस्टम में 1000 मिलीग्राम पर लीटर बेंजीन है। चैट को मैंने एनेबल कर दिया। तो हमारे सिस्टम में 1000 मिलीग्राम पर लीटर बेंजीन प्रेजेंट है। तो मुझे टाइप पता है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है। आई नो द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आई नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो अब इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हम निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। कैसे निकाल सकते हैं? बाय राइटिंग द थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर। तो हम बोलेंगे बेंजीन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेगा? 6 मोल। पानी के कितने हैं? 3 मोल। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो तो 12 प्लस 3 15। इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 7.5। So you can say 1 mole of methane or 1 mole of benzene. So 1 mole of benzene reacts with, तो 1 मोल बेंजीन का रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 7.5 mole of oxygen for its decomposition. So 1 mole of benzene reacts with 7.5 moles of oxygen for its decomposition. 1 मोल बेंजीन का जरा वेट बताना कितना होता है? What is the weight of 1 mole of benzene? How to calculate 1 mole summation of atomic weight? So 78 grams. What is the weight of 7.5 moles of oxygen? What is the weight of 7.5 moles of oxygen? इसके 7.5 मोल्स का ऑक्सीजन का वेट कितना है? 232। तो 232, इसका मतलब 232, 240 कैसे आ रहा है? कितनी आ रही है वैल्यू? 240 आ रही है। 240 ग्राम, 240 ग्राम। तो 78 grams of benzene require 240 grams of oxygen for its decomposition. So 1000 milligram per liter will require 240 divided by 78 into 1000, coming out to be how much? कितनी आ रही है वैल्यू? This value comes out to be how much? 3076.9 milligram per liter. This will be termed as THOD. इसको हम THOD बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर पानी में 1000 मिलीग्राम बेंजीन है, उसी 1 लीटर पानी में 3076.9 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा बेंजीन को डिकम्पोज करने के लिए। क्योंकि हमने ये ऑक्सीजन की डिमांड निकाली थ्योरेटिकली, इट विल बी टर्म्ड एज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेटर बन गया किसका? हमारे ऑर्गेनिक मैटर का। लेट अस सपोज इसी पानी में थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकल के आती 5000 मिलीग्राम पर लीटर। इसी पानी में थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकल के आती 5000 मिलीग्राम पर लीटर। इस बात का मतलब क्या होता? व्हाट वुड हैव बीन द मीनिंग ऑफ दिस? इसी पानी में अगर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकल के आती 5000 मिलीग्राम पर लीटर, तो इस बात का मतलब क्या होता? व्हाट वुड हैव बीन द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये होता कि पानी में बेंजीन 1000 मिलीग्राम से ज्यादा है। इट मींस बेंजीन इन द वाटर इज मोर देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये THOD क्या बन गया? THOD बन गया इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि आपने ये ऑक्सीजन की डिमांड निकाली थ्योरेटिकली, इसका नाम क्या रखा हुआ है? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लो। टेक वन मोर एग्जांपल।
लेट अस सपोज हमारे सिस्टम में 1000 मिलीग्राम पर लीटर मीथेन है, तो टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पता है, तो इसकी हम थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देंगे। सो विल राइट दी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। क्या निकल के आया? 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। 1 मोल का वेट 16 ग्राम्स, 2 मोल का वेट 64 ग्राम्स, यानी 16 grams of methane required 64 grams of oxygen for its decomposition. So 1000 milligram per liter will require how much of oxygen for its decomposition? 1000 मिलीग्राम पर लीटर को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? 4000 मिलीग्राम पर लीटर। दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट? THOD। लेट अस सपोज किसी पानी की THOD 4000 की जगह आती 6000। इस बात का मतलब क्या होता? अगर यही 4000 की जगह आती 6000, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब पानी में मीथेन ज्यादा है। तो ये इंडिकेटर बन गया किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। मीथेन इज एन ऑर्गेनिक मैटर। तो THOD भी एक ऑर्गेनिक मैटर का इंडिकेटर है, बस फर्क ये है कि इसको हम निकालते हैं थ्योरेटिकली। वी फाइंड दिस थ्योरेटिकली। अब THOD तो हो गई। THOD का मतलब था कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो मुझे ये बताओ, अभी पीछे हमने इसी चीज को नाम क्या दिया था? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वाज टर्म्ड एज व्हाट? इसी चीज को हमने नाम क्या दिया हुआ था पीछे? The same thing was termed as what? सेम थिंग वाज टर्म्ड एज COD। डाइक्रोमेट डिमांड कहां से आ गई आर्यन? इसी को हमने COD बोला था। इसका मतलब THOD किसके बराबर होनी चाहिए? इसका मतलब THOD किसके बराबर होनी चाहिए? COD के बराबर होनी चाहिए। THOD COD के बराबर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट नहीं, इक्वल होनी चाहिए दोनों। इसको मैं ऐसे समझाता हूं। अगर 1000 लीटर पानी में मैंने, अगर 1 लीटर पानी में मैंने 1000 मिलीग्राम मीथेन डाल दी, 1 लीटर प्योर वाटर में मैंने 1000 मिलीग्राम मीथेन डाल दी, और मैं ऑक्सीजन को मेजर कर रहा हूं बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। इस 1000 मिलीग्राम मीथेन को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज होना चाहिए? 1 लीटर पानी में मैंने 1000 मिलीग्राम मीथेन डाली, और मैं अब इस मेजरमेंट में लगा हुआ हूं कि इस मीथेन को डिकम्पोज करने में कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, कितनी यूज होनी चाहिए? 4000 यूज होनी चाहिए। तो मीथेन के 1000 मिलीग्राम को डिकम्पोज करने के लिए 4000 मिलीग्राम ऑक्सीजन लगना चाहिए। ये हमने थ्योरेटिकली निकाला। तो जब मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 4000 ओनली। कहने का मतलब है COD किसके बराबर होनी चाहिए? COD बराबर होनी चाहिए THOD के। तो COD शुड बी इक्वल टू THOD। पर इशू है, इशू ये है कि जब हम कागज पे ये कैलकुलेट करते हैं, तब तो आपने मीथेन को पूरा डिकम्पोज कर दिया। आपने कागज पे तो मीथेन को पूरा डिकम्पोज कर दिया और डिमांड निकाल ली। हम प्रैक्टिकली ऐसा कर नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकली COD की वैल्यू कम निकल के आती है THOD से। Hence the value of COD comes out to be less than THOD। तो इसका मतलब ये दिक्कत तो किसकी वजह से थी? ये दिक्कत तो किसकी वजह से थी? ये दिक्कत तो किसकी वजह से थी? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से थी। हमें ये प्रॉब्लम किस वजह से मिली? हमें ये प्रॉब्लम इस वजह से मिली कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने का। ये दिक्कत हमारी है, ये दिक्कत हमारे टेस्ट की है, ये दिक्कत कंसेप्ट की थोड़ी ना है। COD शुड बी इक्वल टू THOD। पर हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ऑर्गेनिक मैटर को पूरा डिकम्पोज करा पाए, इसलिए COD THOD से कम निकल के आती है। इसीलिए दो अलग अलग बातें हैं ये, तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों का। पर THOD COD के बराबर होनी चाहिए, तो लिखा भी है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस COD इज कंसिडर्ड इक्वल टू THOD। पर जब सवाल पूछेगा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, THOD की वैल्यू ज्यादा होगी COD से। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? हम ऑर्गेनिक मैटर को पूरा डिकम्पोज नहीं करा पाए टेस्ट के अंदर, इसलिए हमारी दिक्कत है। वी आर नॉट एबल टू डिकम्पोज टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द टेस्ट, हेंस इट इज अवर प्रॉब्लम।
क्लियर है पूरी कहानी? तो सीओडी इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ, सीओडी भी इंडिकेटर है ऑर्गेनिक मैटर का। नेक्स्ट ऑफ द इंडिकेटर, तो डीओ हो गया, सीओडी हो गया, टीएचओडी हो गया, चौथा इंडिकेटर। नेक्स्ट ऑफ द इंडिकेटर इज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। सो नेक्स्ट ऑफ द इंडिकेटर इज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो अगला इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं इज टर्म्ड एज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, अब क्या है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन? टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इट इज जस्ट अनदर वे, सो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इट इज जस्ट another way to represent, so it is just another way to represent, it is just another way to represent organic matter present in the system, organic matter present in the system, organic matter present in the system in terms of its carbon content, in terms of its carbon content। ये भी एक और तरीका है ऑर्गेनिक मैटर को बताने का, इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट। कहने का मतलब ये भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज ऑल्सो थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो टीओसी का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। ये निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? अगेन आई शुड नो टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो लेट सपोज हमारे सिस्टम में है सेम पीछे वाला एग्जांपल, 1000 मिलीग्राम पर लीटर बेंजीन। अगर हमारे सिस्टम में 1000 मिलीग्राम पर लीटर बेंजीन है तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है, मुझे टाइप पता है। व्हाट कैन बी स्टेटेड? वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ बेंजीन हैज 6 मोल्स ऑफ कार्बन इन इट। 1 मोल बेंजीन में 6 मोल कार्बन है। बेंजीन का वेट निकाला था आपने पीछे, कितना निकाला था? 78 ग्राम। तो 78 ग्राम बेंजीन में 72 ग्राम कार्बन है, तो इसका मतलब 1000 मिलीग्राम में कितना होगा? तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर विल है 72 बाय 78 इंटू 1000। चैट को अनेबल कर दिया, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सो 1000 मिलीग्राम पर लीटर बेंजीन में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है? 923.07। सो 923.07। तो अगर 1 लीटर पानी में 1000 मिलीग्राम बेंजीन है, इस 1 लीटर पानी में कितना ऑर्गेनिक कार्बन होगा? 923.07। दिस इज टर्म्ड एज टीओसी। लेट अस सपोज इसी पानी की टीओसी आती 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इस बात का मतलब क्या होता? इसी पानी की टीओसी आती 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इस बात का मतलब क्या होता? इसी पानी की टीओसी आती 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब बेंजीन ज्यादा है। तो टीओसी इज इंडिकेटर ऑफ व्हाट? टीओसी इंडिकेटर है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 1000 मिलीग्राम पर लीटर मीथेन है। लेट अस सपोज हमारे पास 1000 मिलीग्राम पर लीटर मीथेन है। टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नोन। तो टाइप और कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो 1 मोल ऑफ मीथेन हैज 1 मोल ऑफ कार्बन इन इट। 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन है। 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम मीथेन में 12 ग्राम कार्बन है। तो 1000 मिलीग्राम में कितना होगा? तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर विल है 12 बाय 16 इंटू 1000, कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 750 मिलीग्राम पर लीटर। दिस विल बी टर्म्ड एज टीओसी। तो अगर 1 लीटर पानी में 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर पानी में अगर 1000 मिलीग्राम मीथेन है, उसी 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? 750 मिलीग्राम। तो ये इंडिकेटर बन गया ऑर्गेनिक मैटर का। तो ऑर्गेनिक मैटर को बताने के पानी में बहुत सारे इंडिकेटर हैं। डीओ है, सीओडी है, टीएचओडी है और टीओसी है। अब इन चारों इंडिकेटर में से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दीस 4 इंडिकेटर्स। टाइप और कॉन्सेंट्रेशन में से नहीं पता हो तो नहीं निकाल पाओगे, यू नॉट बी एबल टू फाइंड दिस।
इन सीओडी सम इनऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो ऑक्सीडाइज। सीओडी में ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था अंशुल, कहां हुआ है सीओडी में ऑक्सीडाइज? क्या होती है सीओडी? अभी बड़ा बड़ा लिखा है, मतलब पूरे पेज पे लिख दिया सीओडी का मतलब क्या होता है कि सर सीओडी में कुछ इनऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो सीओडी में भी मोर। कहां से सीओडी ज्यादा हो जाएगी? सीओडी इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये होती है सीओडी। वो डाइक्रोमेट डिमांड है, वो सीओडी नहीं है। पहले पेज में इतना बड़ा लिखा हुआ है सीओडी का मतलब क्या होता है। डीओडी एंड सीओडी वैल्यूज कंपैरिजन बता दीजिए। डाइक्रोमेट डिमांड सीओडी से ज्यादा आएगी, क्योंकि डाइक्रोमेट डिमांड निकालते वक्त ऑर्गेनिक मैटर के साथ कुछ इनऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो गया। वी कैनॉट डिटरमाइन द टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हमें पता होता है। इसलिए क्या लिखा है, फिर से कौन है ये? चीनू, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसलिए बोलता हूं कॉन्सेंट्रेट किया करो जब मैं लिख रहा हूं, पढ़ना ये क्या लिखा हुआ है। इफ टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सिस्टम इज नोन, अगर ये हमें पता हो तो हम इस कंसेप्ट को अप्लाई सकते हैं। वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट। अगर ये नहीं पता, ये कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। What is the significance of each to wastewater? Every of the indicator is indicating organic matter. अभी तक जो भी इंडिकेटर किए हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी दे रहे हैं। तो अभी तक जितने भी पैरामीटर किए हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। इट इज इंडिकेटिंग हाउ मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज देयर इन द सिस्टम। मीन्स वी ऑलवेज फाइंड डीओडी, सीओडी कांट बी डिटरमाइंड। यही तो डिस्कस किया अभी, सीओडी नहीं निकाल सकते। अभी यही तो डिस्कस किया, सीओडी नहीं निकाल सकते। सीओडी निकालने का कोई टेस्ट नहीं है। सीओडी निकालने जाते हैं, निकल के आ जाती है डीओडी। डीओडी इज ग्रेटर देन टीएचओडी। डीओडी टीएचओडी से ज्यादा होगी, नहीं पता, कैसे डिटरमाइन कर लोगे? कंपैरिजन ही नहीं कर सकते दोनों में। डाइक्रोमेट डिमांड इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ है। और टीएचओडी इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर। तो दोनों के कंपैरिजन के लिए बेस ही सेम नहीं है, तो बता ही नहीं पाओगे डीओडी की वैल्यू टीएचओडी से ज्यादा या कम है। ज्यादा आ भी सकती है और कम भी आ सकती है। क्लियर है पूरी कहानी? सर प्लीज रिप्लाई, कल की क्विज में लेमिनार फ्लो पाइप वाला क्वेश्चन का आंसर D4 था या D2? क्या सवाल था कल? क्या प्रॉब्लम गिवन था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम थी? In a laminar flow in pipe, if discharge is constant, laminar flow है पाइप में, डिस्चार्ज कांस्टेंट है। देन हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हेड लॉस नहीं पूछा होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछी थी। हेड लॉस वाज नॉट बीइंग आस्क्ड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वाज आस्क्ड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू D raised to power 4, so inversely proportional to D raised to power 4. क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। सो विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम पे मिलेंगे कल। अभी क्विज होगी आपकी 9:30 बजे, तो 9:30 पे फिर से क्विज है आपकी 20 मिनट बाद। कल के क्विज में, कल के लेक्चर वाला, क्या बोल रहे हो, रिटेंशन टाइम वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था, डाटा अलग था। कोई इशू नहीं है, क्विज अलग बनती है, मैं आपको सवाल अलग करा रहा हूं।
क्विजेस फॉर्म सेपरेटली, वो एक अलग चीज है. चलिए, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल. विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम. और कल का लेक्चर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हम बात करेंगे बीओडी की. सो टुमारो विल टॉक अबाउट बीओडी. सो इन टुमारोज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट बीओडी. टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर देता हूं. लिंक आई एम शेयरिंग. So in the tomorrow's class we'll talk about BOD. मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो. लिंक मैंने शेयर कर दिया. आई हैव शेयर द लिंक. चलिए, थैंक यू एवरीवन. वील मीट टुमारो एट द सेम टाइम.